नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी टीजीटी 2022 के एक प्रश्न के उत्तर को लेकर चर्चा करेंगे। यूपी टीजीटी 2022 की जब पहली बार आंसर की आई, उसके बाद ऑब्जेक्शन इसमें लगाना था कि किस उत्तर से आप संतुष्ट हैं, किस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। तो इसमें एक सवाल आया था कि पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का दोष है। तो इसका जो सही जवाब था अर्थ दोष, और सही मायने में किताबों में अर्थ दोष ही दिया गया है। लेकिन जब आयोग ने फाइनल रिजल्ट निकाला और फाइनल आंसर की दिया, तो इसका सही उत्तर वाक्य दोष बता दिया। अब ऑब्जेक्शन का कोई मौका नहीं, रिजल्ट आ गया। जितने भी विद्यार्थी सफल हुए, अब वो अपने सफलता के लिए खुश हो गए, और जिनका चयन नहीं हुआ, असफल हो गए, वो बार बार इस प्रश्न के सही उत्तर को खोजने लगे कि आखिरकार इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था। हमारे मन में भी उत्सुकता जागृत हुई बतौर शिक्षक, और आगे जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कि आयोग ने किस प्रामाणिक पुस्तक के आधार पर पुनरुक्ति दोष को वाक्य दोष माना है। हमें जिज्ञासा है कि कौन सी वो पुस्तक है जिसको आधार बनाते हुए आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर वाक्य दोष माना है, जबकि पहली बार आंसर की आई। क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर सही था, तो जिन विद्यार्थियों का उत्तर सही रहा होगा वो अपने अंक को जोड़े होंगे, जिनका गलत रहा होगा वो अपने अंक को घटा लिए होंगे। लेकिन जब फाइनल आंसर की आती है तो उत्तर अलग होता है और ऑब्जेक्शन का मौका नहीं मिलता है। तो फिर एक नंबर से, चूंकि इतना हाई मेरिट वाली परीक्षा थी, कट ऑफ बहुत हाई गई थी, एक एक नंबर विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ पर सफल असफल विद्यार्थियों की बिल्कुल बात नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि आयोग किस पुस्तक के आधार पर इसे वाक्य दोष माना है। ये हम सभी को जानना जरूरी है कि हम तो तमाम तरीके की किताबें पढ़ रहे हैं जिनको कि अभी तक मौलिक मान रहे थे। इस प्रश्न के उत्तर को लेकर कि अर्थ दोष इसका उत्तर होगा, 8 साक्ष्य आप सभी के सामने हम रखने जा रहे हैं। उसको आप देखेंगे, जिसमें पहला साक्ष्य है भारतीय आलोचना शास्त्र, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजवंश सहाय हीरा। ये ऐसी पुस्तक है जिसपे सैकड़ों पुस्तकें लिखी जा चुकी होंगी, तो हमने सीधे मूल ग्रंथ को ही आपके सामने रखा है। बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से ये प्रकाशित है पुस्तक, जिसका नाम है भारतीय आलोचना शास्त्र। इस पुस्तक में जब आप देखेंगे दोष विवेचन के अंतर्गत अर्थ दोष की चर्चा की गई है, तो पुनरुक्ति को अर्थ दोष के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद इस पर विस्तार से भी विचार किया गया है और बताया गया कि पुनरुक्त दोष कहाँ होता है। तो इसकी श्रेणी किसमें है? अर्थ दोष के अंतर्गत है। तो एक प्रमाण आपके सामने है। अगर आप बिहार के प्रमाण को नहीं मानते हैं तो उत्तर प्रदेश के प्रमाण को हम आप सभी के सामने रखेंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, अभी हम बिहार ग्रंथ अकादमी की चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, जो कि सरकारी प्रकाशन के तौर पर जाना जा सकता है, यहाँ से पुस्तक निकली संस्कृत आलोचना, और इसमें लिखा गया प्रामाणिक विवेचन के साथ। और लिखने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि पद्म भूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय हैं। एक सेकंड के लिए हम मान सकते हैं कि व्यक्ति अगर बोलते समय कोई गलती कर देता है तो उसको मानवीय त्रुटि माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखित चीजों को बतलाया गया कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो पद्म भूषण आचार्य बलदेव की किताब जब आप देखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से प्रकाशित हुई है, दोष के अंतर्गत इन्होंने अर्थ दोष पर विचार किया है, और देखिए इसके अंतर्गत इन्होंने पुनरुक्त को रखा हुआ है। दूसरा साक्ष्य आपने देख लिया होगा। तीसरा साक्ष्य है जो कि राजस्थान से एक आचार्य रहे हैं, नरोत्तम दास। नरोत्तम दास स्वामी ने पुस्तक राजस्थान ज्ञानपीठ से प्रकाशित कराई,
और इन्होंने भी अलंकार पारिजात नामक पुस्तक में अर्थ दोष नाम से जहां पर जिक्र किया हुआ है, वहां पर उन्होंने पुनरुक्त नामक दोष को अर्थ दोष के अंतर्गत रखा है। अगला अगर साक्ष्य आप सभी के सामने हम रखें तो पुस्तक का नाम है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा आलोचना। इसमें इसके जो लेखक हैं योगेंद्र प्रताप सिंह, जो कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी और उनके पुस्तक के आधार पर हम देखें तो अर्थ दोष के अंतर्गत पुनरुक्ति दोष को रखा गया है। जब एक एक नंबर की फाइट हो तो इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना ढंग से आंसर की देना, इसमें आयोग की गलती नहीं है, गलती उन एक्सपर्ट्स की है। और वो एक्सपर्ट्स कोई ऐरू गैरू नहीं होंगे, किसी न किसी बड़े विश्वविद्यालय से उनका संबंध होगा और वो विद्वान की श्रेणी में होंगे। आयोग तो केवल अपलोड करता है, पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर एक्सपर्ट की है। तो अर्थ दोष के अंतर्गत आपने देख लिया। अगर हम अगला साक्ष्य देखें, हिंदी आलोचना का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर अमरनाथ ने इसको लिखा। डॉक्टर अमरनाथ हैं जिन्होंने हिंदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली को लिखा। राजकमल, जो कि हिंदी प्रकाशन की दुनिया में सबसे बड़ा प्रकाशन है, वहां से पुस्तक निकली हुई है। और काव्य दोष के अंतर्गत देखिए यहां पर बताया गया, अर्थ दोष के अंतर्गत क्या क्या है, पुनरुक्त, उदाहरण भी दिया गया, पुनरुक्ति। अगला साक्ष्य जो कि छठा साक्ष्य है, भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र का संक्षिप्त विवेचन, जिसको लिखने वाले हैं सत्यदेव चौधरी। डॉक्टर सत्यदेव चौधरी ने लिखा और इन्होंने दोष के अंतर्गत अर्थ दोष पर विचार करते हुए पुनरुक्त को अर्थ दोष में रखा हुआ है। अगर हम अगले साक्ष्य की बात करें, भारतीय काव्यशास्त्र, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर निशा अग्रवाल, हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और ये किताब जिस पब्लिकेशन से निकली हुई है वो भी राजकमल से कहीं कम नहीं है, बल्कि उसी का एक ब्रांच टाइप का है, लोक भारती प्रकाशन। इस किताब में भी जब आप पढ़ेंगे तो अर्थ दोष के अंतर्गत ही पुनरुक्त को रखा गया है और फिर इसको परिभाषित भी किया गया है और बताया गया कि किस वजह से पुनरुक्ति दोष होता है। इसमें सवाल था कि पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का दोष है, तो यहाँ पर जितनी भी किताबें हमने देखा जो अब तक मूल किताबों के नाम से जानी जाती थी, उनमें अर्थ दोष दिया गया है। सवाल यहाँ पर सफल असफल विद्यार्थियों की नहीं है, सवाल यहाँ पर है कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, जिससे कि आगे सही ट्रेंड साबित सेट हो, नहीं तो फिर बहुत आने वाला समय चिंताजनक है। अंतिम जो साक्ष्य है, आठवां, हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अंतर्गत पारिभाषिक शब्दावली दी गई है और यहाँ पर संपादकों में कोई सामान्य नाम नहीं है। धीरेन्द्र वर्मा, ब्रजेश्वर वर्मा, धर्मवीर भारती, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रघुवंश, इन सभी ने मिलकर किताब संपादित की जिसका नाम है हिंदी साहित्य कोश भाग 1 पारिभाषिक शब्दावली। अब इसमें आप देखेंगे कि अर्थ दोष के अंतर्गत जो चर्चा की गई है उसमें भी पुनरुक्त को अर्थ दोष के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर आप साक्ष्य को देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सफलता असफलता एक नंबर से ही मिलती है और नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पर जरूरत है कि सही उत्तर को जानना। हमें उत्सुकता थी कि बतौर शिक्षक और जो भी परीक्षार्थी आगे की तैयारी कर रहे हैं, अब वो किन किताबों से पढ़ें कि उनका उत्तर सही माना जाए। तो देखिए, इस प्रश्न को लेकर यहाँ पर एक सवाल तो उठता है कि इसका उत्तर अर्थ दोष होना चाहिए। 8 साक्ष्यों के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर अर्थ दोष होना चाहिए, न कि वाक्य दोष होना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है और हमें जिज्ञासा है कि आयोग और उसके एक्सपर्ट किन किताबों के आधार पर अपने उत्तर को तैयार कर रहे हैं। एक परीक्षार्थी जो इसमें बैठे होंगे उनको इसका अधिकार है कि वो जाने कि आखिरकार किस पुस्तक को आधार बनाते हुए इस प्रश्न का उत्तर वाक्य दोष माना गया है, जबकि हमने 8 साक्ष्यों को बतलाया जहां पर अर्थ दोष है। और ये किताबें यूं ही नहीं है, पद्म भूषण प्राप्त लोगों ने इसको लिखा हुआ है, तो कुछ तो दम है। ये सभी मूल किताबें हैं
इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल देंगे, आप लोग देखिएगा। चूंकि हम तो सभी विद्यार्थियों के लिए बराबर दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन एक रिसर्चर के दृष्टि से और शिक्षक की दृष्टि से हमें सही उत्तर को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि एक प्रश्न का उत्तर बार बार चलता था कि केशवदास को किसने कठिन काव्य का प्रेत कहा। ज्यादातर आंसर हुआ करते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कई वर्षों तक ये प्रश्न चला और उसका उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। हाल फिलहाल के वर्षों में अगर 4-5 सालों में आपने एग्जाम दिया होगा, ये प्रश्न गायब है। क्योंकि इस पर शुरुआती दौर में हमने सवाल उठाया हुआ था और आप देखेंगे कि ये प्रश्न अब नहीं आ रहा है। अगर आप लोग कई परीक्षाएं दिए होंगे तो वहां पर देखेंगे कि न के बराबर आ रहा है। देव ने उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा था, लेकिन ट्रेंड क्या चला कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा हुआ है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि पुनरुक्ति दोष, जो विद्यार्थी सही पढ़ रहे हैं कि अर्थ दोष है इसमें, वो भी अपने तैयारी पर अब डाउट करना शुरू कर देंगे। तो आयोग को इस प्रश्न के उत्तर को लेकर थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। और हम कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि एक उत्सुकता है कि 8 किताबों में इसका उत्तर अर्थ दोष दिया गया है। वो कौन सी रहस्यमयी किताब है जिसमें इस प्रश्न का उत्तर वाक्य दोष लिखा गया है, हम जानना चाहते हैं। यही हमारा इस वीडियो में हमारी एक मांग थी। और सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि जो भी परीक्षार्थी इसमें बैठे होंगे वो भी जानना चाहते होंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में उनके मन में इस तरीके के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर कंफ्यूजन सा न रहे कि हम तो पढ़ रहे हैं कि अर्थ दोष है और आयोग नहीं माना है, ये एक्सपर्ट माने हुए हैं। एक्सपर्ट्स को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने किस किताब को पढ़ा हुआ है और आधार बनाया हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लोग सफल हैं वो तो सफल रहेंगे ही, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर हमें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, ताकि हम सही उत्तर तक पहुंच पाए, सही जानकारी हमारे पास हो। अगर मान लीजिए इस प्रश्न का उत्तर पहले अर्थ दोष था, तमाम लोगों ने अपना अपना नंबर जोड़ लिया था, लेकिन फाइनल जब आंसर की आई वाक्य दोष हो गया, तो जिनका पहले गलत था अब उनका सही हो गया। उनका चयन तो हो गया, लेकिन ये गलत यहाँ पर स्टैंडर्ड सेट होगा, आगे कभी नुकसान भी हो सकता है। तो आयोग जब भी उत्तर दे या उसके जो एक्सपर्ट हैं उत्तर दें, तो कई बार उसका रिव्यू करें, देखने का प्रयास करें, और बाकी उस किताब का नाम बता देंगे जहां से उन्होंने पुनरुक्ति दोष को वाक्य दोष पढ़ा है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तमाम विद्यार्थी एक एक नंबर से छटे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर पीड़ा होगी, पीड़ा इत्यादि जो कुछ है, लेकिन हमें सही उत्तर की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो हमने सोचा कि एक बार इस पर बनाना चाहिए। बाकी 8 साक्ष्यों में हमने देखा कि उत्तर तो सब अर्थदोषी बता रहे हैं। तो देखते हैं कि इसका सही उत्तर सही मायने में क्या है। अभी तक तो 100% इसका सही उत्तर अर्थ दोष है, साक्ष्यों के आधार पर। अब वो किताब आ जाएगी जिसको इस समय आयोग के एक्सपर्ट पढ़ रहे हैं, तो हम सभी को भी सहूलियत होगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।